हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे लिए नया चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो सबसे पहले समझेंगे चैप्टर का नाम, चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में और क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो हम हर चैप्टर में डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले जाएंगे चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? सुधार, इम्प्रूव करना या सुधार करना, चीज़ें चेंज करना जिससे कि क्या हो, आपको बेनिफिट मिले। इसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट हम करते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट किस में करना है? इन फूड रिसोर्सेज, जो फूड के सोर्स हैं हमारे पास, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हमें भोजन मिल रहा है, जहाँ से हम भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं उनमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट क्यों करना है, कैसे करना है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक सी चीज़ें जो हमारे पास आई हैं वो कुछ शब्द हैं, जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट का मतलब समझते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में सुधार। किसी भी चीज़ में क्या करना है? यहाँ पे सुधार करना। ठीक है, सुधार जब भी होता है तो वो पॉजिटिव में ही जाता है। ठीक है, अब सुधार किसमें करना है? आपने कहा फूड रिसोर्सेस, यानी कि जहाँ से आप भोजन प्राप्त करते हैं वो आपके रिसोर्सेस होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ फूड हम कहते हैं। तो जो रिसोर्सेस आपके पास फूड के आ रहे हैं उनमें हमें क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना। सबसे पहले तो फूड रिसोर्सेस का मतलब ही हमें समझना है ये है क्या, और तब जाकर के हम समझेंगे कि पूरा चैप्टर का जो नाम है हमारे पास उसका मतलब क्या आता है। तो अब हम क्योंकि धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी जिसमें हमने बात की है, आपने प्लांट्स के बारे में बात की है, हमने एनिमल्स के बारे में बात की है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, यहाँ पे हम इतना तो समझ चुके हैं कि हम अपने फूड के लिए डिपेंड हैं। इसीलिए हम क्या हैं? हेटेरोट्रॉफिक हैं या परपोषी हैं। अब क्योंकि हम परपोषी हैं, किसी दूसरे से अपना पोषण ले रहे हैं, तो ये भी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि हम अपना जो भोजन है उसके लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट्स जिन्हें हम पादप कहते हैं, और ये प्राइमरी सोर्स है हमारे पास। क्या है ये? प्राइमरी सोर्स है, या हम इसे कह सकते हैं मेन सोर्स है। यह क्या है? हम इसे कह सकते हैं ये मेन सोर्स है। तो हमने कहा प्लांट्स मेन सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है। हमने कहा सेकेंडरी सोर्स है क्या? तो हाँ, सेकेंडरी सोर्स में हमारे पास आते हैं ये है एनिमल, जो कि हमारे पास क्या आता है? सेकेंडरी सोर्स आते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि हमने फिर से ये बात की कि हम छोटी क्लासेस में जो बेस है अपना वो पढ़ चुके हैं कि हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए हम परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हम जो भी फूड ले रहे हैं मैक्सिमम या ऑलमोस्ट सारा जो फूड है हमने कहा हम ले रहे हैं प्लांट से। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड हैं जो हम एनिमल से लेते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया है, जैसे कि हनी या शहद जो आप यूज़ करते हैं, जैसे एग आप यूज़ करते हैं, आप मीट यूज़ करते हैं, मांस यूज़ करते हैं, आप फिश को खाते हैं जो सी फूड है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप एनिमल से यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? मेनली अगर हम बात करें, जो दाल होती है, सब्जियां होती हैं, अनाज होता है, यहाँ पे फल होते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्लांट से ले रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आएंगे? रिसोर्सेस आएंगे फूड के, जहाँ से आप फूड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब समझते हैं पूरे चैप्टर का मतलब। हमने कहा कि जो हमारे फूड रिसोर्सेस हैं, जैसे प्लांट से हम फूड ले रहे हैं, जिन प्लांट से हम फूड ले रहे हैं, जैसे प्लांट्स में भी क्या होती है? आपकी क्रॉप्स होती हैं, कुछ क्रॉप्स जो आपको अनाज देंगी, कुछ दालें देंगी यहाँ पर, कुछ आपके पास क्या आती है? जैसे बेल आती हैं जो आपको फ्रूट्स देते हैं, सब्जियां देते हैं। ठीक है, जिन प्लांट से जिन क्रॉप से आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फूड को ले रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट करना। जिन एनिमल से आप फूड ले रहे हैं उनमें क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। तो हमने कहा कि फसलों में सुधार करने का मतलब है कि यहाँ पर जो उत्पादन है, एक और शब्द यहाँ से निकला है, उत्पादन। आपने कहा उत्पादन या प्रोडक्शन या उत्पाद। सबसे पहले तो उत्पाद आपके पास आएगा, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। आपने कहा कि फूड रिसोर्सेस में इम्प्रूवमेंट करने का मतलब है कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना, प्रोडक्ट में सुधार करना। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारा होगा,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए समझना। जैसे हमने कहा कोई हमारे पास क्रॉप आती है, ठीक है, कोई भी क्रॉप, आप गेहूं या आप चावल, धान जिसे हम कहते हैं, आप कोई भी यहाँ पे फसल ले सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं गेहूं का। गेहूं की क्रॉप है जो कि हमारा क्या है, फूड रिसोर्स है। यहाँ पे वहां से हमें फूड मिल रहा है, वहां पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वहां पे हमें सुधार करना है। सुधार का मतलब है कि गेहूं की जो उपज है, गेहूं का जो उत्पादन है, उसमें वृद्धि करना, यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो हमें ज्यादा मात्रा में मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा से मतलब सिर्फ क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मैटर करती हैं। तो प्रोडक्ट में आपने कहा दो चीजें आती हैं, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ठीक है। दोनों ही चीजें हमारे पास आती हैं, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, ठीक है, क्लियर है। तो आपने कहा कि प्रोडक्ट में जब इम्प्रूवमेंट होती है तो आप गुणवत्ता पे भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं, आपने क्वालिटी क्वांटिटी नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे थी क्वांटिटी जो कि है मात्रा, यहाँ पे है क्वालिटी जो है गुणवत्ता, ठीक है। हमारा मतलब सिर्फ गुणवत्ता से नहीं है, मात्रा से भी है। हमारा मतलब सिर्फ मात्रा से नहीं है, गुणवत्ता से भी है। यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चाहिए। ऐसा है कि गेहूं अच्छे होने चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए, ठीक है। उनमें जो भी चीजें, चाहे आप कार्ब्स कह रहे हो, चाहे आप प्रोटीन कह रहे हो, चाहे आप फैट कह रहे हो, वो अच्छी मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी हो लेकिन क्वांटिटी भी अच्छी हो, मात्रा भी ज्यादा हो। जहाँ एक खेत में आपने कहा 20 किलो गेहूं हो रहे हैं, वहां पर हमें 25, 30 या 35 किलो चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके। लेकिन जब भी हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, हमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है, मात्रा दोनों ही एस्पेक्ट है, ठीक है। हम सिर्फ गुणवत्ता को ध्यान में रख करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरा भी करना है। पूरा करना है यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो लोग जैसे कृषि करते हैं, कृषि करते हैं, जो किसान लोग होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स ना करते हों या हो सकता है किसी के पेरेंट्स करते हों, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स सभी के क्या करते थे, खेती करते थे। हमारे पेरेंट्स भी खेती करते हैं, ठीक है। अब आज के डेट में जहाँ पर हमारे पेरेंट्स खेती करते हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं कि जो पूरी तरीके से अपने खेतों पे डिपेंड ना हो, जो अनाज है उसके लिए। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगह होंगी कि जहाँ पर जो लोग खेती करते हैं वो पूरी तरीके से अपने खेतों पे ही निर्भर होते थे। अब हमने कहा कि हमारे पास 4 खेत हैं और हमारे यहाँ पे 4 या 6 लोगों की फैमिली है। अब हमें क्या चाहिए, इतना अनाज चाहिए। जैसे हम गेहूं का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आजकल हमने गेहूं बोए हैं, गेहूं की कटाई हो जाएगी मार्च टू अप्रैल में, ठीक है। अब जो मार्च या अप्रैल में जो गेहूं हमारे पास आए हैं, वो इतनी मात्रा में हमारे पास आने चाहिए ताकि दूसरे साल, दूसरे मार्च अप्रैल तक वो चल सकें। हमें इतनी मात्रा में चाहिए, या हमें और अगर ज़्यादा मिलेगा, हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा गेहूं, मात्रा में गेहूं आ गए हैं, तो हम उन्हें बेच भी सकते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे, पैसे ले सकेंगे, या फिर हम क्या कर सकेंगे, अर्निंग कर सकेंगे। तो हमने कहा कि हमें प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट तो करनी है, हमें जो उत्पादन है वो तो हमें बढ़ाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उत्पादन बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देना। आपने कहा गेहूं के जो बीज हैं वो अच्छे होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। आपने कहा कि वो ऐसे नहीं है कि वो जो बीज हैं वो डैमेज हों। दूसरा, जिस मिट्टी में, जिन खेतों में आप गेहूं को उगा रहे हैं, उसकी मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने वहां पर जो फर्टिलाइजर से वो यूज किए और उसमें सॉइल जो है वो यहाँ पे डैमेज हो गई है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और दो हमारे मेन एम यहाँ पर होंगे कि जो क्वालिटी है हमारी फसल की, कोई भी फसल हो सकती है, वो गेहूं है, वो चावल है, या दालें हैं, या फ्रूट्स हैं, कोई भी हो सकता है। या फिर आपने एनिमल की बात की है, तो एनिमल में जैसे कि काव, काव का एग्जाम्पल लेते हैं। काव से हम लेते हैं मिल्क। तो आपने कहा कि जो काव है, एक काव है जो हमें देती है यहाँ पे 2 किलो दूध। अब हमें क्या चाहिए, हमने कहा कि हमें दूध की आवश्यकता ज़्यादा है, तो अब हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, जो ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, ब्रीडिंग मेथड्स इस चैप्टर में आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ब्रीडिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे जिससे कि जो नई नस्ल की जो गाय होगी वो ज़्यादा दूध देगी। ज़्यादा दूध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें मात्रा में ज़्यादा चाहिए, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम
यहाँ पर दोनों चीज़ों में ध्यान देंगे, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं फूड के, प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें हमें सुधार करना है। सुधार जो है वो दो तरीके के होंगे, गुणात्मक सुधार है और मात्रात्मक सुधार है, यानी कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, दोनों ही टाइप के यहाँ पर होंगे। अब ये तो है कि ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर हमें क्या बताता है, हम क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने कहा आगे आपके पास टॉपिक आएंगे, हमने कहा क्या नीड है हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट पढ़ने की, क्यों नीड है हमें। ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं नेचुरली वो वैसे भी तो चल सकती हैं, हमें क्यों अलग से चैप्टर, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जब आप आगे जाएंगे, जैसे कि अलग अलग फील्ड में जो जाता है, हो सकता है कोई एग्रीकल्चर फील्ड में जाए, कोई हॉर्टिकल्चर में जाए, वहाँ पर आपको ये सारे मेथड्स जो हैं बहुत डिटेल में समझाए जाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि जो किसान होते हैं, जो अच्छे लेवल पे करते हैं, अच्छे लेवल इन द सेंस कि जो बहुत बड़े स्केल पे खेती कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो अनाज है उनका अनाज मार्केट में बिकता है, तो वहाँ पर उन किसानों को जागरूक करना, उन्हें समझाना, उन्हें बताना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ पे क्लासेस देना या उन्हें नॉलेज देना, किसके बारे में, किसानी के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन जो नई टेक्निक आई है, वो तरीके जिनसे हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, हम उसकी क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हैं, और जिससे हमारा टाइम जो है वो कम लगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा काम यहाँ पर कर सकें, ऐसी कुछ टेक्निक है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना उन्हें। या जैसे कि आपने देखा होगा आजकल ऐड बहुत चलता है कि अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, यानी कि जो सॉइल होती है उसकी आप जांच करवा लें, क्योंकि जो उसमें मिनरल्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किस मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा, किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाएगी। और आपकी मिट्टी में अगर कुछ डेफिशिएंसी है, किसी चीज़ की कमी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप टेस्टिंग करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, या मोस्टली क्या होता है कि जब फसल होती है तो फसल में कीड़ा लग गया है, खराब हो गई फसल, या उसमें फंगस जैसा कुछ लग जाता है, खराब हो गई फसल। कभी कभी होता है कि जो फसल है वो बड़ी नहीं हो रही है, कभी कभी बड़ी तो हो रही है लेकिन फली बहुत छोटी लग रही है, कभी कभी लेट यहाँ पर क्या है, फली लगती है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, इनका जो उपाय होता है, आप मिट्टी की टेस्टिंग करा लें, आपको पता चल जाएगा आपकी मिट्टी में अगर किसी चीज़ की कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट चाहिए, क्यों हमें उत्पादन को बढ़ाना है। हमने कहा क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और जो हमारी खेती है वो कम हो रही है। क्योंकि अगर आप अपने गांव में देखेंगे, अपने आसपास के गांव में देखेंगे, तो लोगों ने काफ़ी हद तक माइग्रेट कर लिया है। माइग्रेशन देखा है आपने, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी नीड्स हो सकती हैं और अपनी अपनी कंडीशंस हो सकती हैं। लोग जैसे कि अगर जा रहे हैं तो इट मीन्स उनकी कोई नीड होगी। अब वो शहर में जब आते हैं तो शहर में उनके पास खेत नहीं रहता है, ठीक है, घर नहीं रहता, वो रेंट पे रहते हैं। ऐसे करके जो हमारे खेत हैं वो छूट रहे हैं, एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण कार्य हैं। तो लगातार जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो कृषि वाली भूमि पे भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पर कभी कभी खेती हुआ करती थी, जैसे अगर आप प्लेन्स में आए होंगे या आपने कहीं शहर साइड आप गए होंगे, तो डिफरेंस होता है। जैसे 3-4 साल पहले आप गए, उसके बाद आप गए, आप देखते हैं वो पूरा जो एरिया जो कभी खाली हुआ करता था वो भर गया है। जहाँ पर खेती हुआ करती थी अब वहाँ पे घर या दुकानें या स्कूल या सड़क, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं। तो आप देखा कि जो कृषि वाली भूमि है वो कम हो रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है, हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जहाँ एक फैमिली में 4 लोग थे, अब वहाँ पे 6 लोग हैं। ठीक है, या एक फैमिली में 2 लोग थे, अब वहाँ पे 4 लोग हैं। तो फैमिली क्योंकि बढ़ रही है, तो नीड भी बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी फूड की। और इसीलिए हमने कहा कि हमें ज़रूरत है अपने फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। दूसरा, हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तीसरा, हम चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो गए होंगे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम एक बार पढ़ लेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, सबसे पहले आपके पास परिचय आएगा जो कुछ हद तक आप समझ चुके हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होता है। अब ये जो टॉपिक है, क्लास 8 में भी एक चैप्टर आपके पास आया था, उसमें आपने क्रॉप के बारे में ही यहाँ पे बात की थी। ठीक है,
चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन कैसे होता है, उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है। तो काफ़ी जो आपके टॉपिक हैं कॉमन मिलेंगे यहाँ पे, जैसे टाइप्स ऑफ क्रॉप, जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, जैसे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स, जैसे स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारे टॉपिक आपके वही हैं, बीच बीच में बस आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाएंगी जैसे इम्प्रूवमेंट होता है। जो आपका चैप्टर था क्लास 8th में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वहाँ पर भी आपने जो नई टेक्निक थी उनका इंट्रोडक्शन आपके पास आया था। तो कह सकते हैं कि अगर आपने वहाँ पर वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजी चैप्टर आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। हमने कहा फूड प्रोडक्शन as the name suggests is all about the preparing food in which raw material are converted into ready-made food production for human use either in the home or in the food processing industries. Its process comprises a scientific approaches. Food production has many sections and it starts with a basic things like cleaning, packing, segregating, sorting, preparing, adding ingredients in correct proportion, प्रेजेंटिंग एक्सेट्रा। यानी हमने कहा कि जो खाद्य उत्पादन है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि भोजन तैयार करने के बारे में है, जिसमें कच्चे माल को घर में या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में मानव उपयोग के लिए तैयार खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है। जो हमने क्वालिटी की बात की थी, ये वही कह रहे हैं कि इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है। जैसे खाद्य उत्पादन के कई खंड होते हैं, जैसे कि बुनियादी चीज़ों से शुरू होता है, जैसे फूड की सफाई, उसकी पैकिंग अच्छे से करना है क्योंकि लंबे टाइम तक चलाना है, अलग करना, अलग छटाई करना, तैयार करना, सही अनुपात में सामग्री जोड़ना एक्सेट्रा। तो ये सारा आता है यहाँ पे क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्वालिटी क्या हो, अच्छी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए है, फूड सोर्सेज क्या होते हैं। क्लास 6-7 से हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी इफ वन वांट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ। आपने कहा एक संतुलित आहार जो है वो स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। संतुलित आहार में दो चीजें हमने पढ़ी थी, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। संतुलित आहार का मतलब होता है सारे पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, पहला। और दूसरा यहाँ पर होता है कि उचित मात्रा में होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, एक बैलेंस वे में होने चाहिए। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। This balanced diet involves a different carbohydrates, minerals, vitamins, fat, and so on. So how does one ensure that a balanced diet is maintained? आपने कहा इस संतुलित आहार में विभिन्न कार्बोहाइड्रेट होते हैं, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, वसा आदि शामिल होते हैं। तो कोई कैसे सुनिश्चित करे कि संतुलित आहार बना रहे? The first step is to know where do they come from so that we can understand the different nutrients provided by that particular items of food. अब हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है बैलेंस डाइट का, संतुलित आहार का, कि हमें अपने फूड में सब चीज़ें रखनी है, कार्ब्स भी रखने हैं, प्रोटीन भी रखना है, फैट भी रखने हैं, सारे विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी भी बहुत अलग अलग टाइप का हमारे पास आता है। हमें सारी चीज़ें अपने फूड में रखनी। तो हमने कहा कि कोई कैसे सुनिश्चित करे, कोई कैसे डिसाइड करे कि उसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे लेने हैं। आपने कहा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फूड के सोर्सेज क्या हैं, फूड आता कहाँ से है। दूसरा हम ये देखेंगे कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है। टेस्टिंग पढ़ी थी आपने, क्लास 6-7 में चैप्टर आया था न्यूट्रिशन करके, उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की टेस्टिंग पढ़ी थी। किस फूड में कौन सा पोषक तत्व है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। आपने कहा हमारे पास आते हैं टेस्ट यहाँ पर, ठीक है। अभी तो आप सिंपली पढ़ते हैं, जैसे कि आप क्या कहते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपने कहा दालों में यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होता है। आपने कहा जो घी और तेल होते हैं उसमें क्या होता है, वसा होता है। हमें कैसे पता, क्योंकि टेस्टिंग हुई है तब जा करके हमें पता चला है। तो हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक संतुलित आहार को ग्रहण करें। तो आपको बताएगा कि पहला कदम ये जानना है कि फूड भोजन कहाँ से आता है, ताकि हम भोजन के उस विशेष वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों को समझ सके। क्लियर है इतना? एक बार आप लोग जस्ट रीड कर लेंगे, इसमें नोट करने जैसा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, ठीक है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। साथ साथ में आपको फूड सोर्सेज भी पता है, यानी कि भोजन के क्या क्या स्रोत हमारे पास आते हैं वो भी हमें पता है। तो आपको बस रीड करना है और समझना है चीज़ों को।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है, आपने कहा फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। अभी का ये सभी जो पोषक तत्व हैं यहाँ पर, इनकी हमें आवश्यकता होती है कि इसके लिए विकास, वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी क्रॉप के बारे में बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है किसी का भी समझना। आप चाहे किसी फसल को उगा रहे हैं, चाहे आप किसी पौधे को उगा रहे हैं, चाहे आप किसी गमले में किसी पौधे को लगा रहे हैं, ये सभी पे अप्लाई होता है कि विभिन्न फसलों को अपने विकास और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है, अलग अलग परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे तापमान कितना है, जैसे प्रकाश अवधि यानी कि डे लेंथ कितनी है, ठीक है, टेम्परेचर जिसे आप कह सकते हैं, या जो डे लेंथ होती है जिसे आप कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी जो होती है, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है किसी प्लांट की, ये सारी जो चीज़ें हैं। फोटो पीरियड क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की अवधि से संबंधित है। पौधे और फूल की वृद्धि सूर्य के प्रकाश पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो आपने कहा कि किसी भी पौधे को, किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें उस फसल के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रखा जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर की आवश्यकता है, हम उसे हाई टेम्परेचर पे उगा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्या होगा अगर हम गेहूं की फसल को जून से जुलाई के टाइम पे बोते हैं, तो क्या परिणाम निकलेगा। आपने कहा डिफरेंट है, बहुत अलग है, क्योंकि गेहूं के लिए बहुत अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता है जो कि जून और जुलाई में नहीं होती है। तो आपने कहा कि एज अ रिजल्ट या तो गेहूं उगेगा नहीं, उगेगा तो आपने कहा कि फसल ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अब आते हैं हमारे पास, सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। अलग अलग जो कारक हैं जिसपे कि आपने कहा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ये जो फसल उत्पादन है, वो निर्भर रहता है। वो कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप। सबसे पहले तो समझना है कि फसलों को हम कैसे उगाते हैं। स्टेप जो है, जो कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन आप पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी किसी क्रॉप को हम उगाते हैं तो उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहले आप मिट्टी को साफ करते हैं, फिर प्लग करते हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी में क्या लगाया जाता है, हल लगाया जाता है, जिससे मिट्टी लूज हो जाती है। फिर आप सोइंग करते हैं, यानी कि बुआई करते हैं बीजों की। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप इरिगेशन, टाइम टू टाइम आप इरिगेशन करते रहेंगे, यानी कि सिंचाई करते रहेंगे। उसके बाद आपने कहा जैसे जैसे फसल बड़ी हो रही है तो आप वीडिंग भी करते रहेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा घास होती है, जो खरपतवार होते हैं, उन्हें आप खेत से निकाल लेते हैं। और आपने कहा कि साथ साथ में आप गुड़ाई और निराई भी करते हैं, जैसे मिट्टी लूज होती रहे। अब फसल पक गई है तो आप क्या करेंगे, फसल की कटाई करेंगे। तो डिफरेंट स्टेप है और सीक्वेंस वाइज है। तो आपने कहा आपको ये पता होना चाहिए कि किस फसल के लिए कौन से स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे अलग अलग होता है। आपने कहा जैसे गेहूं है तो गेहूं में अलग होता है, जैसे धान है तो धान में अलग है। गेहूं में आपने क्या किया, आपने सिंपली गेहूं को बो दिया है एक खेत में एक बार में। धान में हम क्या करते हैं, हम धान को एक बार उगाते हैं, जब धान के जो पौधे हैं वो थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अब हम उन्हें निकाल करके उनकी रोपाई करते हैं। जैसे आपके गाँव में होता होगा, आसपास आपने देखा होगा, या आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे गढ़वाली मूवीज जो बनती हैं वहां पर आपने देखा होगा धान की रोपाई कैसे की जाती है। तो अलग अलग मेथड यहाँ पर होते हैं। अब ये जो रोपाई है हम इसे गेहूं पे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट वो है ही नहीं। गेहूं को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट, क्लाइमेट, वाटर ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आपने कहा पौधे की वृद्धि पर विभिन्न पोषक तत्वों, जलवायु और पानी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी को टेम्परेचर कितना चाहिए, डे लेंथ कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, ये सारी चीजें देखना। मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप, यानी कि फसल की उपज को बढ़ाने के लिए प्रत्येक कारक का संशोधन एवं प्रबंधन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं। एक बार आप लोग इन फैक्टर को पढ़ेंगे और इन्हें नोट भी करना है, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट आपके पास आते हैं। चलिए तो अभी तक जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अभी तक नया कुछ हमने नहीं पढ़ा है। तो चैप्टर जो है आपका ये इजी है चैप्टर, इसीलिए आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।